मूवी की स्टार्टिंग में इचिरो नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जिसने अपनी पूरी कमाई लगाकर अपनी फैमिली के लिए नया घर खरीदा था। पर उसकी फैमिली में उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। उल्टा वो सभी इचिरो को पागल समझते थे और खुद के ही परिवार वाले उसकी बेइज्जती करने का या फिर उसे बातें सुनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। यहाँ तक कि इचिरो के साथ बैठकर कोई भी खाना तक नहीं खाता था और उसे सभी लूजर की तरह ही देखते थे। वो जहाँ भी चला जाए उसकी कहीं भी इज्जत नहीं होती थी। पर जब एक दिन इचिरो अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ गुंडों को वो देखता है जो कि किसी आदमी को पीट रहे थे। ये देखकर इचिरो वहां से डरकर जाने लगता है। तभी वहां उसकी बेटी आ जाती है और वो ये देख इचिरो को बुज़दिल और डरपोक कहती है, जिसके बाद वो आज हुई सभी बुरी बातों को सोचकर काफी दुखी हो रहा था। तभी उसके पास एक डॉग आता है, जिसके गले में एक लेटर था जिसमें लिखा था कि इस डॉग को कोई भी ले सकता है। पर जब इचिरो डॉग को घर लेकर जाता है, तब उसकी वाइफ उस डॉग को घर से बाहर निकालने को उससे कहती है और उसे उसकी अभी आई हुई हेल्थ रिपोर्ट देती है। जब उस रिपोर्ट को इचिरो खोलकर देखता है, तब वो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसे कैंसर था और उसके पास केवल 3 महीने ही बचे थे। वो अपनी फैमिली को इसके बारे में बताना चाहता था, पर उसे सभी इग्नोर कर रहे थे और उसका कॉल तक नहीं उठा रहे थे। घर आकर जब इचिरो अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में उनसे बात करने वाला था, तब छोटी छोटी बातों पर उसके घर वाले उसे ही ताने मारने लगते हैं और इसी वजह से वो कुछ भी नहीं बता पाता। तभी उसकी वाइफ इचिरो को डॉग को घर से बाहर छोड़कर आने के लिए कहती है। तब वो उसे एक गार्डन में ले जाकर छोड़ देता है, पर वो डॉग इचिरो का पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी उसको एक जगह पर इचिरो बांधने जाता है, जहां पार्क में हीरो नाम का लड़का भी बेंच पर बैठा था कि तभी उन्हें आसमान से कोई जोरदार रोशनी अपनी ओर आती हुई दिखाई देती है। पर कुछ भी सोचने समझने से पहले ही वो चीज आकर उनसे टकरा जाती है और बेहोश होने से पहले इचिरो अपनी आंखों के सामने कुछ धुंधली परछाइयों को देखता है और बेहोश हो जाता है। जिसके बाद अगले सीन में वो जब सुबह उठता है, तब खुद को सही सलामत पाता है और वो उसी गार्डन में पड़ा हुआ था। जिसके बाद वो जल्दी से घर वापस आ जाता है। घर आने पर उसे सारी चीजें बहुत अजीब सी लगने लगी थी, क्योंकि वो जिन कामों को करने में पहले नाकामयाब था, वो उन्हें आसानी से करने लगा था और उसे अपनी बॉडी में एक अजीब सी पावर महसूस होने लगी थी। इसीलिए वो अपनी बॉडी को चेक करने के लिए रूम में जाकर कपड़े उतार कर देखने लगता है और जैसे ही वो अपनी हथेली को दबाता है, तो उसके हाथ की एक उंगली का नाखून ऊपर उठ जाता है और उस नाखून की जगह 2 USB पोर्ट उसे दिखाई देते हैं। और जैसे ही हैरानी से वो अपने गले को छूता है, तो उसका भेजा भी खुल जाता है और वो देखता है कि उसकी पूरी बॉडी किसी मशीन की तरह बन चुकी है। तब इचिरो को सब समझ में आता है कि वो कोई सपना नहीं था, बल्कि वो चीज एक स्पेसशिप थी जो कि हमसे टकराई थी और उन्होंने ही मुझे बचाने के लिए मुझे पूरे रोबोट में बदल दिया है। पर उस रात वहाँ बस इचिरो अकेला नहीं था, बल्कि वहाँ हीरो नाम का लड़का भी मौजूद था, जो भी एक सुपर ह्यूमन रोबोट बन चुका था। लेकिन हीरो दूसरी तरफ अपने अंदर हो चुके बदलावों को जान चुका था और अपनी पावर को कंट्रोल करना भी पूरी तरह से सीख चुका था। यहाँ तक कि वो अपनी एक उंगली से किसी को भी शूट कर सकता था और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को कंट्रोल कर सकता था। हीरो ये सब अपने दोस्त नायोकी को भी बताता है और उसे काफी कुछ करके भी दिखाता है कि उसमें कितनी पावर आ चुकी है। जहां जिसके बाद हमें हीरो के बारे में भी बताया जाता है कि हीरो एक अकेला तन्हा लड़का है, जिसका बस एक ही दोस्त था, जिसकी फैमिली में कहने के लिए बस उसकी मॉम ही थी। साथ ही उसके पिता ने किसी और के साथ शादी कर ली थी और वो उन्हें कई सालों पहले ही छोड़ चुके थे। पर हीरो अपनी मॉम को हर समय खुश देखना चाहता था, पर जब भी हीरो किसी दूसरी फैमिली को खुश देखता था, तब उसे जलन होने लगती और उन्हें खुश देख उसे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि उसकी फैमिली ऐसी खुशहाल नहीं थी। जिसके बाद हम इचिरो को देखते हैं, जिसे रास्ते के बाजू में पड़ा हुआ एक घायल कबूतर दिखता है, जिसे वो अपने हाथों में उठा लेता है। लेकिन हाथों में लेते ही वो कबूतर उसकी पावर से ठीक होकर उड़ जाता है। यानी कि इचिरो में लोगों को ठीक करने की भी पावर थी। जिसके बाद जब इचिरो हॉस्पिटल में जाता है, तब वो वहां एक औरत को बहुत ज्यादा रोते हुए देखता है, जिसके बच्चे की अभी अभी मौत हो चुकी थी। तब इचिरो चुपके से उस बच्चे के पास जाकर अपनी सुपर पावर से उस बच्चे को भी जिंदा कर देता है। वहीं दूसरी ओर हीरो अपनी पावर्स का मिस यूज करने लगा था
और लोगों को चोट पहुंचा रहा था। ये सब देखकर उसका दोस्त नायोकी तक उससे डरने लगा था। एक रात उसके पिता ने उसे डिनर पर बुलाया था, जहां जाने पर वो अपने फादर की हैप्पी फैमिली को देख उसे काफी गुस्सा आता है। वो उन सभी को मारने का सोचता तो है, पर कर नहीं पाता और वहां से निकल जाता है। लेकिन रास्ते से जाते हुए उसे एक और हैप्पी फैमिली दिखाई देती है, जिन्हें देखकर वो अपना गुस्सा उन पर उतार देता है और उन सभी को मार डालता है। मगर अब इसी सनक में वो शहर में कई फैमिलीज को मारता जा रहा था, जो खबर अब पूरी तरह से शहर में फैल जाती है। जब ये खबर इचिरो को पता चलती है, तब वो उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ता है ताकि वो उन्हें बचा सके, पर उसके पहुंचने से पहले ही हीरो ने सभी को मार डाला था। जब इचिरो अपनी पावर से लड़की को जिंदा करने की कोशिश करता है, तब वो जिंदा नहीं होती। तब इचिरो को पता चलता है कि वो बस उन्हीं चीजों को जिंदा कर सकता है जिनमें थोड़ी जान बची हो, और इसी दौरान हीरो इचिरो को वहां देखकर उसे भी मार डालता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद हीरो अपने दोस्त नायोकी से मिलता है, जहां नायोकी हीरो से कहता है कि मुझे पता है कि ये सब मर्डर तुम ही कर रहे हो और तुम अपनी सनक में एक किलर बन चुके हो, और मैं ऐसे लोगों से अपनी दोस्ती नहीं रख सकता। तब नायोकी हीरो से अपनी दोस्ती तोड़कर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम इचिरो को देखते हैं, जिसकी नौकरी चली गई थी, और घर आने पर उसे ये भी पता चलता है कि उसकी वाइफ भी उसे डिवोर्स देना चाहती है। इतनी सारी बुरी बातों को अपनी जिंदगी में होता देख इचिरो पूरी तरह से टूट जाता है और वो रोने लगता है कि तभी उसे हीरो के दोस्त नायोकी की रोने की आवाज आने लगती है, जो ये बोल रहा था कि मेरा दोस्त एक खूनी बन चुका है जिसे मैं नहीं बचा सकता। तब अपनी पावर से इचिरो उस तक पहुंच जाता है और उससे जाकर मिलता है, साथ ही उससे हीरो के बारे में पूछने लगता है। तब नायोकी हीरो के बारे में इचिरो को सब सच बता देता है और ये भी बता देता है कि वही है जो लोगों को शहर में बेरहमी से मार रहा है। तब हीरो को रोकने का इचिरो फैसला करता है, पर अभी तक वो अपनी पावर्स को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए नायोकी उसे अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना सिखाता है और काफी ट्रेनिंग इचिरो से करवाता है। तभी हम देखते हैं कि इचिरो को प्यास लगने पर जब वो पानी पीता है, तब अचानक उसकी बॉडी में रिएक्शन होने लगता है और उसकी बॉडी पानी को बाहर फेंक देती है, क्योंकि उसकी बॉडी किसी सर्किट की तरह थी, जिस वजह से वो पानी नहीं पी सकता था। जिसके बाद हम हीरो को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम के साथ कहीं जा रहा था। तभी पुलिस वाले आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि हीरो ही किलर है जिसने शहर में लोगों को मारा है। तब हीरो अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी पुलिस वालों को ठिकाने लगा देता है और वहां से बचकर निकल जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर जाकर छुप जाता है। अब हर तरफ उसी के पोस्टर लग चुके थे कि इसी आदमी ने शहर में लोगों को बेरहमी से मारा है। वो पूरे शहर में मोस्ट वांटेड बन चुका था। वही हीरो की इन सभी करतूतों के कारण उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया, और ये बात जानने के बाद हीरो काफी गुस्से में आ जाता है और अब वो अपनी मॉम की मौत का बदला लेने का सोचता है और वो सभी लोगों के कंप्यूटर और मोबाइल्स को हैक कर लेता है जिन्होंने उसकी मॉम का इंटरव्यू लिया था और उन्हें तंग किया था। वो एक एक करके उन सभी को मार देता है। उसकी गर्लफ्रेंड को भी पता था कि इस सब के पीछे हीरो ही है, पर फिर भी वो उसका साथ दे रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि हीरो ने बस ये सब अपनी मॉम का बदला लेने के लिए ही किया है। दूसरी तरफ इचिरो अपने परिवार को बचाने में लगा था, जो कि सभी से कह रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहो, पर उसकी कोई एक नहीं सुनता। वही अपना बदला लेने के बाद हम हीरो को देखते हैं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से ये वादा कर रहा था कि वो आज के बाद किसी को भी नहीं मारेगा। तभी वहां पुलिस की एक टीम आकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है, पर यहाँ हीरो तो किसी तरह बच जाता है, मगर उस फायरिंग में उसकी गर्लफ्रेंड मारी जाती है। जिसके बाद अब हीरो बहुत ज्यादा खूंखार हो चुका था। वो तभी एक झटके में सारे पुलिस वालों को मार देता है और अब वो पूरे शहर को मिटाने में लग जाता है। हीरो पूरे शहर के गैजेट्स को हैक कर देता है और लोगों को मारने लगता है, जिस वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है और हर कोई खुद की जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। वहीं इचिरो भी अपनी पावर से सभी कंप्यूटर्स और मोबाइल्स को हैक कर लेता है और हीरो का फ्रेंड नायोकी सभी से रिक्वेस्ट करता है कि सभी अपने कंप्यूटर और मोबाइल से दूर रहे, वरना हीरो आपको मार देगा। जिस वजह से सभी लोग अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर्स को बंद कर देते हैं और इचिरो का ये प्लान कामयाब हो जाता है।
जिस वजह से अब हीरो काफी गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो अपनी पावर से पूरे शहर को मिटाने में लग जाता है और सभी बिल्डिंग्स पर मिसाइल छोड़ देता है, जिससे पूरी तरह से शहर में तबाही मच जाती है। लेकिन इसी बीच एक मिसाइल उस बिल्डिंग पर जाकर लगती है जहां इचिरो की बेटी थी। मिसाइल के ब्लास्ट में उसकी बेटी भी घायल हो चुकी थी, पर फिर भी इचिरो हीरो को रोकने की कोशिश करने लगता है और उससे काफी फाइट करता है, लेकिन वो हीरो को हरा नहीं पा रहा था। इसीलिए इचिरो इधर उधर भागने लगता है। किसी भी तरह इचिरो हीरो को रोकना चाहता था, इसीलिए उसे एक आइडिया आता है। वो हीरो को बहुत ज्यादा थकाने लगता है और अपने पीछे भगाने लगता है, जिससे वो पानी पी ले। और ऐसा होता भी है। हीरो थक के पानी पी लेता है, जिससे उसके सिस्टम में पानी घुस जाता है और वो कमजोर हो जाए, ऐसा इचिरो चाहता था। पर इस बार पानी का रिएक्शन होने में देर लग रही थी, इसीलिए इचिरो हीरो को शहर से दूर चालाकी से स्पेस में अपने पीछे ले जाता है। पर इचिरो को हीरो पकड़ लेता है और वो बस इचिरो को मारने ही वाला था कि पानी का रिएक्शन उसकी बॉडी में होने लगता है और अब हीरो काफी कमजोर हो जाता है। तब इसी बात का फायदा उठाकर इचिरो अपने सबसे पावरफुल वेपन से हीरो को मार डालता है, जिसके बाद इचिरो उसी बिल्डिंग में वापस अपनी बेटी के पास जाता है और अपनी पावर से उसे जिंदा कर देता है। लेकिन तभी हीरो वहां फिर लौट आता है। असल में वो मरा नहीं था, बल्कि बच गया था। हीरो इचिरो को अब बेरहमी से कुत्ते की तरह मारने लगता है और उसे बहुत ज्यादा घायल कर देता है। और हीरो इचिरो की बेटी को मारने के लिए उसे बिल्डिंग के कोने पर ले जाता है। इचिरो हीरो से अपनी बेटी की जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन हीरो को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो इचिरो की बेटी को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। अपनी आंखों के सामने ऐसा होता देख इचिरो गुस्से से भर जाता है और उसमें बहुत ज्यादा ओवर पावर आ जाती है, जिस वजह से जैसे ही वो हीरो से फुल पावर से टकराता है, हीरो के चिथड़े उड़ जाते हैं और इचिरो फुल स्पीड से जाकर बिल्डिंग से गिरती हुई अपनी बेटी को भी बचा लेता है। जिसके बाद न्यूज में दिखाया जा रहा था कि किसी फरिश्ते ने हमें बचा लिया है, वरना ये शहर आज खाक हो जाता। जिसके बाद इचिरो को पूरी फैमिली के साथ हम देखते हैं, जहां अब इचिरो की सभी रिस्पेक्ट करने लगे थे, खासकर उसकी बेटी। और मूवी के एंड में हम हीरो को भी जिंदा देखते हैं, जो कि अभी तक मरा नहीं था, बल्कि जख्मी था। और यही इस मूवी का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।